नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आपका बहुत प्यार मिलता है जब कहानी का एपिसोड जाता है तो, क्योंकि आप मैसेज के माध्यम से अपना प्यार दर्शाते हैं। कई कहानियों के एपिसोड हमने बताए, उसमें कुछ खबर एक्सपर्ट पर भी मैसेज आए, कुछ मेरे पर्सनल मैसेंजर पर मैसेज आए। आपके मैसेज हमें प्रोत्साहित करते हैं नई कहानी नाले के लिए। तो एक क्राइम तक की कहानी वैसे और भी सुनाई थी, लेकिन हट के है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि किन किन लोगों ने, क्योंकि हमने वादा किया था कि आप जो कमेंट हमें करते हैं हम आपका नाम ज़रूर बोला करेंगे। सारे नाम नहीं बोलते हैं, तो जो लेटेस्ट है वो तो नाम कुछ एपिसोडों के बोल देता हूँ। आज एक संजय पुंडीर कासगंज से मैसेज लिख रहे थे। मुझे कॉल भी उन्होंने मैसेंजर के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से कॉल भी किया। राजकुमार बिहार से मैसेज भेज रहे हैं कि कहानी बहुत दर्द भरी थी। संदीप गोस्वामी जो कि हमें राजस्थान से अपना प्यार दर्शा रहे हैं, और एतमादपुर से जैन कम्युनिकेशन, ये भी जय हिंद, कहानी बहुत अच्छी है, लिख रहे हैं। अशोक कुमार जो कि फिरोजाबाद से हमें मैसेज लिख रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और कहानी फिर से और ऐसी लाने के लिए मैसेंजर पर, हमारे पर, मेरे पर्सनल पर वो मैसेज लिख रहे हैं। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मैसेज के माध्यम से मुझे अपना प्यार देते हैं, खबर एक्सपर्ट को अपना प्यार देते हैं, क्योंकि ये मैसेज दर्शाते हैं कि आप हमारी कहानी को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, और जब आप मैसेज से रिप्लाई करते हैं तो मन खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है। साथियों, कहानी तो आपने कई सुनी, लेकिन ये कहानी हट करके, इस कहानी में एक मुर्दा कॉफ़ी घर में कॉफ़ी पीता है। आश्चर्य करेंगे आपके, मुर्दा कॉफ़ी पीता है। कहानी को पूरा सुने, देखें, तब मालूम पड़ेगा किस तरह से एक मुर्दा कॉफ़ी घर में जाकर कॉफ़ी पीता है। कहानी कर्नाटक के जिला गोटकू की है। उसमें एक छोटा सा शहर है, उसमें एक परिवार रहता है जिसका नाम सुरेश है और उसकी पत्नी है मलिंगा। दोनों बड़ा खुशपूर्वक रहते हैं। सुरेश के बूढ़े माँ बाप भी हैं, शादी को 18 वर्ष बीत गए हैं, 2 बेटे भी हैं, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है। नवंबर 2020 को मलिंगा अचानक गायब हो जाती है। सुरेश को पता चलता है, हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जब उसकी पत्नी गायब हो जाती है तो परेशान होता है, अपने दोस्तों के यहाँ ढूंढता है, अपने रिश्तेदार ढूंढता है, लेकिन मलिंगा का कोई पता नहीं चलता है। हार थक करके सुरेश कुशाल नगर ग्रामीण, कर्नाटक का ही एक गोटकू का एक पुलिस स्टेशन है, कुशाल नगर ग्रामीण, वहाँ गुमशुदगी की FIR कराने जाता है। पुलिस FIR कर लेती है। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन मलिंगा का कोई पता नहीं चलता है। सुरेश बार बार थाने जाता है और पूछता है कि मेरे पत्नी का कोई पता चला कि नहीं चला। तभी जून 2021 में एक राहगीर रास्ते से गुजरता है तो उसे एक कंकाल दिखाई देता है। वहाँ कुछ कपड़े भी पास रखे हुए हैं। वो राहगीर पुलिस को इत्तला करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है उस कंकाल के बारे में। कुशाल नगर ग्रामीण की पुलिस आती है और उस कंकाल को अपने कब्जे में कर लेती है। थाने में गुमशुदगी की फाइल देखी जाती हैं, अज्ञात लोगों की फाइल देखी जाती हैं, तो उसमें एक फाइल मिलती है मलिंगा के गायब होने की, जो कि उसके पति सुरेश द्वारा ही FIR कराई थी। पुलिस
मलिंगा की माँ को इन्फॉर्म करती है और मायके से, मलिंगा के मायके से माँ भी आती है और माँ से कहा जाता है क्या यही आपके मलिंगा है। माँ कपड़े के आधार पर कहती है क्योंकि कंकाल तो उसका कोई रूप नहीं होता है, वो तो हड्डियाँ का ढांचा होता है, उसमें तो नहीं पता हो सकता, लेकिन कपड़े के आधार पर मलिंगा की माँ कहती है कि शायद यही मेरी मलिंगा हो। बस पुलिस ने इन्हीं शब्दों के आधार पर मलिंगा के पति सुरेश को हत्या का आरोपी बना दिया और उसे आनंद फानंद जेल भेज दिया। यानी कंकाल के आधार पर ही उसे जेल भेज दिया। कई जांचें होती, आप भी जानते हैं, आजकल तो मॉडर्न टाइम में कई जांचें हैं, जैसे डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक जांच, कई जांचें होती हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी जांच उचित नहीं समझी और सुरेश को जेल भेज दिया। क्योंकि पुलिस का भी सिस्टम है, यदि केस ज़्यादा नहीं खोल पाते हैं तो इनके प्रमोशन में रुकावट होती है, इसलिए कभी कभी कुछ पुलिस वाले इस तरह से ही अपनी लीपापोती कर देते हैं। यहाँ पर भी इस कुशाल नगर ग्रामीण के थाने ने भी यही लीपापोती की कि उसके पति को ही हत्या का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया अधूरी जांच पर। जेल में सुरेश अपना दुख भरे दिन काटता है। तभी सुरेश के माता पिता जमानत के लिए कोशिश करते हैं, कोई वकील तैयार नहीं होता, क्योंकि समाज में एक मैसेज चला गया था कि सुरेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसलिए कोई वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं है। सुरेश के बूढ़े माँ बाप इधर उधर घूमते हैं, लेकिन कोई वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं है। तभी मैसूर के रहने वाले बीएस पांडु पुजारी एक प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं उस क्षेत्र में, और वो ऐसे ही गरीबों के केस लेते हैं। बीएस पांडु पुजारी इस केस को लेते हैं और कहते हैं मैं लड़ूंगा इस केस को। वो केस की स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। तो बीएस पांडु पुजारी अधिवक्ता हैं, उनके माइंड में एक बात आती है कि पुलिस ने कंकाल के आधार पर सुरेश को जेल कैसे भेज दिया। पुलिस ने उस कंकाल का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो अधिवक्ता केरला हाई कोर्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट को एक प्रेयर, एक प्रार्थना पत्र देते हैं, जिसमें मांग करते हैं कि इस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाए और मलिंगा की माँ का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि दोनों माँ बेटी, इन दोनों का डीएनए टेस्ट मिलता है तो सुरेश को आरोपी मान लिया जाए। कोर्ट स्वीकार कर लेता है इस एप्लीकेशन को और अदालत जब आदेश देती है कि इस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाए। कंकाल का डीएनए टेस्ट होता है और मलिंगा की माँ का भी डीएनए टेस्ट होता है। 27 सितंबर 2023 को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट में उस कंकाल का और मलिंगा की माँ का डीएनए नहीं मिलता है। अदालत भी, जज साहब भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि मलिंगा का कंकाल है ही नहीं, फिर पुलिस ने उसके पति को किस तरह से, किस आधार पर हत्या का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। प्रश्न उठता है। माननीय अदालत वहाँ के एसएसपी, उस जिला के एसएसपी और थाना के एसएचओ और आईओ तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आदेश पारित करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्ण जांच क्यों नहीं कराई, डीएनए टेस्ट पहले क्यों नहीं कराया, फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई। बिना अधूरी जांच के, इस अधूरी जांच के ही सुरेश को किस तरह से आरोपी बना दिया। 1 लाख का मुचलका के आधार पर सुरेश की जमानत मिल जाती है, लेकिन गरीब परिवार पर 1 लाख की व्यवस्था नहीं है। सुरेश के माता पिता लाख कोशिश करते हैं 1 लाख इकट्ठा करने की, लेकिन उन पर 40,000 रुपया इकट्ठा हो पाता है। 1 लाख न होने के कारण से सुरेश 1 साल जेल रहता है। सुरेश 1 साल जेल रहता है और अक्टूबर
जब जमानत अक्टूबर 2023 में मिलती है, डीएनए टेस्ट 27 सितंबर 2023 में आता है, रिपोर्ट आती है, और अक्टूबर 2023 में सुरेश को जमानत मिल जाती है, लेकिन 1 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो अक्टूबर 2024 में वो जेल से रिहा होता है। सुरेश अपने घर आता है, अपने बूढ़े माँ बाप से फपक के रोता है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप भी जानते हैं कि सुरेश हत्या का आरोपी नहीं है। बच्चों का देखता है हाल बुरा हो चुका है, क्योंकि 4 साल सुरेश जेल में रहा है। कमाने वाला ही सुरेश था, वो भी जेल चला गया। कहानी आगे बढ़ती है, सन 2025 आ जाती है। 1 अप्रैल 2025 को सुरेश के दोस्त कॉफ़ी कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते हैं। उन दोस्तों की एक कपल पर नज़र पड़ती है। उस कपल में जो महिला है वो मलिंगा जैसी प्रतीत होती है। दोस्त पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 5 साल बीत जाती है मलिंगा को गायब हुए, लेकिन लगता भी है कि मलिंगा ही है। और उसके कुछ दोस्त चोरी चुपके से उनका वीडियो बना लेते हैं, जिसमें वो महिला मलिंगा कैप्चर हो जाती है। उसके दोस्त सुरेश को इस वीडियो को दिखाते हैं। सुरेश पहचान लेता है कि यही मेरी पत्नी है, और इस वीडियो को सुरेश पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन को दिखाता है, वहाँ पर एसएचओ साहब को, आईओ साहब को दिखाता है कि यही मेरी पत्नी है मलिंगा, और इसका बॉयफ्रेंड है। तो आईओ कहते हैं कि आपने पहले ही हमें कहानी क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों सोचने की बात है, क्या शब्द हैं सुरेश के कि नहीं, मुझे शक था, क्योंकि मेरी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से कभी कोई बात करती थी चोरी छिपे से, उसके भी फ़ोन आते थे। मैं इस बात को कहना चाहता था, लेकिन सोचा था कि समाज में मेरी पत्नी की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने ये कहानी नहीं बताई कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। आईओ उस महिला को अदालत ले जाते हैं। अदालत में पेश करते और बताते हैं कि ये मलिंगा है, जो कि जिसके हत्या के आरोप में सुरेश जेल में बंद रहा था। ये महिला मिल चुकी है। अदालत भी देखकर हक्का बक्के रह जाती है, और महिला से पूछती है। महिला बताती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं ही खराब हूँ, और मुझे अपने बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया था, और हमने एक नई दुनिया बसा ली। महिला उसी बॉयफ्रेंड के साथ रहने की अपनी मंशा दर्शाती है। महिला को उस बॉयफ्रेंड के साथ भेज दिया जाता है, क्योंकि महिला की आज़ादी है। और सुरेश को उस केस से बरी कर दिया जाता है। सुरेश को उस केस से बरी कर दिया जाता है, और वहाँ के एसएसपी, थाना इंचार्ज और आईओ के खिलाफ विभागीय जांच की एक आदेश दे दिया जाता है कि विभागीय जांच की जाए और इन्हें पनिशमेंट दी जाए कि इन्होंने अधूरी जांच पर ही सुरेश को हत्या आरोपी बनाकर, अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी बनाकर सुरेश को 4 साल, निर्दोष सुरेश को 4 साल जेल काटनी पड़ी। तो अदालत आदेश करती है विभागीय जांच के लिए। अब ये देखने की बात होगी कि उनको क्या सज़ा मिलती है। लेकिन कुछ प्रश्न उठते इस कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। सुरेश अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। इस कहानी को सुनकर के कुछ प्रश्न उठते हैं सरकारी तंत्र पर, पुलिस की लापरवाही पर, और अदालत के 1 लाख रुपए। बात उठती है, प्रश्न उठता है, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि पुलिस ने फिर जांच क्यों नहीं कराई, निर्दोष सुरेश को जेल क्यों भेज दिया। पूरी जांच जो आधुनिक युग में है, डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक जांच, वो क्यों नहीं कराई। प्यारे दर्शकों, एक सुरेश ही नहीं, ऐसे कई सुरेश पुलिस की लापरवाही के कारण से
अदालत के लचीलेपन से कई सुरेश निर्दोष जेल में बंद हैं, जिनका बाद में जब फैसला आता है तो मालूम पड़ता वो निर्दोष है और पुलिस की लापरवाही कारण से जेल है। तो पुलिस से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि किसी निर्दोष को जेल भेज करके उसका घर बर्बाद हो जाता है तो आप पूर्ण जांच किया करें, क्योंकि पुलिस पर लोगों को बहुत बड़ा भरोसा होता है। एक पुलिस ही तो ऐसी है जो कि जहाँ पर एक संविधान का डर, संविधान से ये देश चल रहा है। लोकल में पुलिस, देश में आर्मी, यदि यही लापरवाही कर देंगे तो फिर कैसे न्याय मिलेगा लोगों को। अदालत पर भी अदालत ने जो दंड रख देते हैं, अदालत को हैसियत देखनी चाहिए थी इसमें कि सुरेश पर इतना व्यवस्था है कि नहीं, क्या उसका घर कैसा है, उस पर क्या क्या संसाधन है, और सुरेश 1 लाख रुपए व्यवस्था नहीं कर पाया जिस कारण से उसे 1 साल जेल काटनी पड़ी। जबकि नियम तो ये है कि जमानत मिलने के बाद 1 दिन भी जेल में नहीं रखा जाता है, लेकिन सुरेश को जमानत मिलने के बाद भी 1 साल जेल में रहना पड़ा। तो फिर ऐसी जमानत से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। साथियों, कहानी बहुत ही कष्ट भरी है और सरकारी तंत्र पर, सरकारी मशीनरी पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन कुछ ही पुलिस वाले ऐसे हैं, कुछ तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों के प्रति विश्वास, लोगों को, जनता को उन पर विश्वास भी है। कहानी आपको कैसी लगी? प्रश्न कमेंट बॉक्स में हम प्रश्न दे रहे हैं, उसमें जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, चाहे वो मेरे पर्सनल मैसेज पर, मैसेंजर पर करते हो या खबर एक्सपर्ट पर। कि एक प्रश्न होता है कि पत्नी किसी के साथ रह सकती है, इतनी आज़ादी है, और पति पर आरोप लग जाते हैं किसी महिला को देख ले तो कानून में सुधार कब आएगा, कब दोनों को न्याय समान मिलेगा। पुलिस जो ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मी हैं जिनके कारण से निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इस कहानी पर अपने कमेंट करें कि ऐसी पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी पत्नी जिसका पति बहुत प्यार करता है, जिसके बच्चे भी हैं और घर बड़ा हंसी खुशी चल रहा था, वो अपने पति को धोखा देकर चली जाती हैं, ऐसी लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय दें। और अगला एपिसोड जल्दी से फिर से आएगा, कोई अच्छी कहानी होगी, आपके क्षेत्र की भी कोई खास कहानी हो तो हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके नाम सहित आपकी कहानी को बोलेंगे और कमेंट के द्वारा हमें अपना आशीर्वाद जरूर देते रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।